नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में द्विवेदी काल, जो जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भी द्विवेदी युग पड़ गया। आपने खड़ी बोली में स्वयं भी कविता कर इसका पक्ष लिया और अपनी सरस्वती में खड़ी बोली के कवियों को प्रोत्साहन दिया। प्रारंभिक समय में खड़ी बोली के छंद भी एक समस्या थी। उस समय के लोगों ने उन छंदों को जिनमें ब्रज भाषा में कविता होती थी उनके उपयुक्त न समझा। अब उनके लिए 3 मार्ग थे। एक तो उर्दू की शैली का अनुकरण करना, क्योंकि उसकी क्रियाएं उर्दू की शायरी और अरबी के छंद शास्त्रों के नियमों पर चलती थी। दूसरी शैली लावनियों की और तीसरी शैली संस्कृत छंदों की थी। तीनों ही शैलियां अपनाई गई, किंतु पहली 2 शैलियां अधिक प्रचार पा गई। लावनी शैली आम जनता में अधिक प्रिय थी। संस्कृत शैली में नियमों का बंधन कड़ा था, किंतु उसमें तुक के बंधनों से छुटकारा मिल जाता था, जिसके कारण कविगण तुक के लिए भाव का गला घोटने और शब्दों को तोड़ मरोड़ करने से बच जाते थे। संस्कृत छंदों में संस्कृत के तत्सम शब्दों और समासों के लिए अधिक गुंजाइश थी। खड़ी बोली की कविता में ब्रज भाषा की भांति शब्दों को तोड़ने की प्रवृत्ति न थी। द्विवेदी जी संस्कृत छंदों के बड़े हिमायती थे। इन्होंने इस संबंध में कई लेख लिखे और स्वयं संस्कृत छंदों में भी कविता की। संस्कृत छंदों के अपनाने से कविता ने अपने बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाया। संस्कृत छंदों की इस शैली को पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने सफलतापूर्वक अपनाया। द्विवेदी जी की कविता में इतिवृत्तात्मकता, जिसका अर्थ है गद्य की जैसी भाषा और स्थूल वर्णन की विशेषता अधिक थी। इतिवृत्तात्मकता की मात्रा उनकी कविताओं में अधिक थी। उन पर मराठी कविता का भी प्रभाव है। वास्तव में द्विवेदी जी का महत्व उनके कवि होने में उतना नहीं जितना कवि निर्माता होने में है। गुप्त जी आदि कवियों ने उनका ऋण मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वे कहते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उपदेशात्मकता उस समय की प्रवृत्तियों में से एक थी। उपदेशात्मकता का मतलब है कि सीधे उपदेश देने की प्रवृत्ति। रसात्मकता जिसमें कम हो। आर्य समाज और राष्ट्रीय उद्यान इस बात के लिए कुछ अंशों में उत्तरदायी है। पंडित नाथुराम शर्मा शंकर में आर्य समाज के प्रभाव से ही उपदेशात्मकता का प्राचुर्य है। इस प्रवृत्ति का प्रभाव तत्कालीन उपन्यासों में दिखलाई देता है। रीतिकाल की प्रतिक्रिया स्वरूप ही उपदेशात्मकता स्वाभाविक थी। हिंदी उस समय अन्य प्रांतीय भाषाओं से टक्कर लेना चाहती थी और अपनी श्रेष्ठता दिखाने का यह सुलभ मार्ग था। नंबर 2, श्रीधर पाठक। इनकी लेखनी ब्रज भाषा में सिद्ध हो चुकी थी। उसके पश्चात इन्होंने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ किया। माधुर्य लाने के लिए खड़ी बोली में इन्होंने ब्रज भाषा के त्यों, सो, तिहूं, पावे, जाने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। पाठक जी ने 1931 में लावनी की तरज यानी शैली पर लिखा हुआ एकांतवासी योगी गोल्डस्मिथ के हर्मिट नाटक का अनुवाद नाम का खड़ी बोली का पद्य ग्रंथ निकाला। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम शांत पथिक है, जो गोल्डस्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है। इसकी रचना रोला छंद में हुई है। इनका उजड़ ग्राम डेजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रजभाषा में है। पाठक जी ने कई प्रकार के नवीन छंदों की रचना की। कुछ ऐतुकांत छंद भी लिखे। आप प्रकृति के परम उपासक थे और प्रकृति के मनोरम क्रीड़ा स्थली कश्मीर भूमि की प्रशंसा में कश्मीर सुषमा नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसमें हम प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन देखते हैं। प्रकृति का आलंबन रूप का मतलब है जिसमें से कवि का उद्देश्य कोई और बात कहना न होकर सिर्फ प्रकृति चित्रण करना ही होता है, तो वो प्रकृति का आलंबन रूप होता है, जिसमें प्रकृति चित्रण का ही सहारा लिया जाता है। पाठक जी में राष्ट्रीय भावना की भी पर्याप्त मात्रा थी। आपके राष्ट्रीय गीत भारत गीत में संग्रहित हैं। यहाँ पर पाठक जी की कविता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस पर्वत की रम्य तटी में स्वच्छंद विचरता हूँ, परमेश्वर की दया देख के पशु हिंसा से डरता हूँ। गिरिवर ऊपर की हरियाली, झरना जल निर्दोष, कंद मूल फल फूल इन्हीं से करूँ क्षुधा संतोष। एकांतवासी योगी की रचना है ये। उसी भांति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी है, नाम मात्र से अधिक आज तक नहीं किसी ने जानी है।
जब तक धन संपदा प्रतिष्ठा या यश विख्याति, तब तक सभी मित्र शुभचिंतक निजकुल बांधव जाति। नंबर 3 है नाथूराम शर्मा शंकर। आपने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में कविता की। आप आर्य समाजी थे, इस कारण आपके काव्य में उपदेशात्मकता की मात्रा अधिक है। यह उस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति भी थी, किंतु आपकी भाषा के चमत्कार के कारण उपदेशात्मकता आपकी कविता में भार सी मालूम नहीं होती। शंकर जी की कुछ श्रृंगारी कविताएं भी हैं। आपकी भाषा में कहीं कहीं ग्रामीण शब्द भी मिल जाते हैं। आपकी लिखी हुई वियोग रस से संबंधित कविता देखिए। शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन पल में पिघल कर, धूम धूम धर निधुरी सी बढ़ जाएगी, झारोगी अंगारे से तरनी तारे तारापति जारेंगे, खमंडल में आगी मढ़ी जाएगी, काहू विधि विधि की बनावट बचेगी, नाही जोपे व वियोगिनी की आह कढ़ जावेगी। शंकर जी की कविताओं का पूर्ण संग्रह उनके सुपुत्र पंडित हरिशंकर जी शर्मा द्वारा संपादित होकर शंकर सर्वस्व के नाम से प्रकाशित है। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। आजमगढ़ में जन्मे हरियोध जी पहले तो अध्यापक थे, बाद में वकालत की। हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन मालवीय जी के कहने पर अध्यापक रहे। आपने ब्रजभाषा खड़ी बोली दोनों में कविता की। ब्रजभाषा की कविता में आप रीतिकाल के कवि के रूप में आते हैं। आपका रस कलश रीति ग्रंथों के अनुकरण पर लिखा हुआ है, किंतु उसकी भूमिका गद्य में होने से कारण अधिक मार्मिक और विवेचनात्मक है। इसके अतिरिक्त आपने ब्रजभाषा में भी बहुत सी कविताएं की जो उच्च कोटि की अवश्य हैं, किंतु उनके कारण साहित्य में कुछ नई चीज़ नहीं आई। आपका मुख्य प्रबंध काव्य खड़ी बोली संस्कृत छंदों में प्रिय प्रवास के रूप में आया, वही आपकी कीर्ति का स्तंभ है। इनका दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य है वैदेही वनवास, जो सीता के वनवास की करुण कथा पर आधारित है। पारिजात भी उनका प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया काव्य है। चोखे चौपदे और पद्य प्रसून में इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है। आपने खड़ी बोली की कविता उर्दू बहर एक छंद है उस प्रणाली में की। बात कैसे पता लगे तेरी, है मुंह में लगे हुए ताले, बावले बन गए न बोल सके, बाल की खाल काटने वाले। इस शैली में व्यापकता अवश्य आ जाती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों आसानी से समझ जाते हैं, किंतु इससे हिंदी का व्यक्तित्व जाते रहने का भय रहता है। अगली इनकी रचना है प्रिय प्रवास। हरियोध जी की कीर्ति का प्रबल स्तंभ है प्रिय प्रवास काव्य। यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, साथ ही संस्कृत के वर्ण व्रतों में लिखा गया पहला प्रबंध काव्य। संस्कृत की छंद ही नहीं, कहीं कहीं तो संस्कृत की समाज शैली का भी उन पर ऐसा प्रभाव है कि कविता हिंदी में लिखी लगती ही नहीं। ऐसे संस्कृत समास बहुल छंदों से तो प्रिय प्रवास संस्कृत का काव्य ग्रंथ अधिक प्रतीत होता है। इस शैली में इतना गुण अवश्य है कि ऐसी रचनाएं महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि संस्कृत प्रधान भाषियों को समझने में सुगमता के साथ समझ में आ जाती हैं। हिंदी छंदों में शब्दों की क्रीड़ा और नर्तन के लिए बहुत गुंजाइश रहती है। खड़ी बोली की संस्कृत छंदोबद्ध कविता में यद्यपि शब्द तोड़े मड़ोड़े नहीं जाते, तो भी वृत्त पूर्ति के लिए भर्ती के शब्द अवश्य लाने पड़ती हैं। उपाध्याय जी को भी ऐसा करना पड़ा। हिंदी के छंदों में शब्दों की चपलता, सुंदरता स्थिर रह सकती है। उपाध्याय जी ने तीनों प्रकार की कविता की है। उनके रस कलश को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रिय प्रवास के लेखक की रचना है, और चौपदे आदि के मुहावरे की भाषा प्रिय प्रवास की संस्कृत गर्भित भाषा से प्रभावित दिखलाई नहीं पड़ती। वह चलती हिंदुस्तानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने दिमाग के तीनों खाने अलग अलग रखते हैं। उपाध्याय जी के प्रिय प्रवास में करुण, विप्रलंब, श्रृंगार और वात्सल्य के वियोग पक्ष का प्राधान्य है। श्री कृष्ण भगवान जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में आते हैं। इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति शाखा एक नए रूप में पल्लवित हुई है। श्री कृष्ण में लीला और विलास की अपेक्षा कर्तव्य बुद्धि अधिक है। थोड़ा बहुत वीर पूजा का पुट भी आ गया है। प्रिय प्रवास की राधा भी अन्य दुखी जनों के लिए आर्द्र हृदय है और उसमें सेवा भाव भरा हुआ है। उसका व्यक्तिक प्रेम अपने आधिक्य के कारण विश्व प्रेम में उन्नय हो जाता है। पाई जाती विविध जितनी वस्तु है जो सबों में, मैं प्यारे को अमित रंग के रूप में देखती हूँ। मैं कैसे उन सबको प्यार जी से करूँगी, यूँ है मेरे हृदय तल में विश्व का प्रेम जागा।
वैदेही वनवास। इसका भी कथासार कुछ आधुनिकता लिए हुए है। इस पर शांतिमय उपायों द्वारा हृदय परिवर्तन की गांधीवादी नीति का प्रभाव है। श्री रामचंद्र प्रजा को संतुष्ट करने के लिए इस नीति का पालन करते हैं। उपाध्याय जी ने जानकी जी को वन में धोखे से नहीं भिजवाया है, वरन उनको इस लोकापवाद की बात से अवगत करा दिया गया है और वे प्रजा के अनुरंजन के लिए प्रसन्नता से वहाँ गई हैं। वह उस युग की नारी गौरव का प्रभाव है। यहाँ यशोधरा की तरह सखी वे मुझसे कहकर जाते कि शिकायत की गुंजाइश नहीं। प्रकृति में जो भी नाम परिगरण की प्रवृत्ति प्रिय प्रवास में है वह उसमें नहीं है। इनके वर्णन बड़े संश्लिष्ट और आकर्षक हैं। इसमें हिंदी के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी भी भाषा संस्कृत गर्भित है, किंतु प्रिय प्रवास से कुछ कम। इसमें भी ता लगातार भाववाचक संज्ञाओं की लड़ी लगाने की प्रवृत्ति है। देवी पतित परायणता, तन्मयता तथा तदीयता में भी उदीयमान हुई। उभय सुखों की आकृति में कच कांति में गात श्यामलता का अपनोदन हुई। धन्यवाद।